अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। पेपर का नाम क्या है भाई? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तरतीब के हिसाब से KF3 मुश्किल पेपर है। हाँ मुश्किल पेपर है और न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल हो सकता है थोड़ा बहुत, और वो जो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है उसमें कुछ चीज़ें रट्टे वाली तो खैर नहीं कहूँगा, बस याद करने वाली। जैसे मिसाल के तौर पे हो सकता है सवाल आए कि EOQ मॉडल की अजम्पशंस क्या हैं। होता है कोई EOQ मॉडल, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, तो वो तो याद करके लिख रहे होंगे। या मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस क्या हैं, तो याद करके लिख रहे होंगे। तो इस तरह की चीजें भी हैं, वरना कुछ चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल, यानी होगी अंग्रेजी लिखनी, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा तो बस आपने उसको अपनी अंग्रेजी में समझाना होगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वरना मेनली न्यूमेरिकल ही है। चले पहले मैं आपको सब्जेक्ट का आइडिया देता हूं, फिर चलते हैं कि हमने करना क्या है। एक होता है बिजनेस ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, खैर सर्विसेज वाला भी होता है। सर्विसेज। बिजनेस की जिंदगी का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस में कोई ना कोई ओनर है, उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था और उस पैसे से एक्टिविटीज होके, या तो ट्रेडिंग मतलब क्या कर रहा होगा बिजनेस, गुड्स खरीद के बेच रहा होगा। इसका काम है खरीदना और बेचना। मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम गुड्स मैन्युफैक्चर करना और बेचना। और सर्विसेज वाले का काम सर्विसेज रेंडर करना। तो बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ये है कि जो बिजनेस गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचता है, जैसे अगर कोई बिजनेस है जो ये मार्कर बना के बेचता है, अगर वो बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है तो ये मार्कर कितने का सेल करे, दो बातें सामने रखनी पड़ेंगी। करोड़ों रुपए कीमत रखेगा तो बेचेगा नहीं, और अगर 50 पैसे कीमत रखेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसने जो भी प्राइस रखनी है मार्केट को देख के, लोगों की औकात को देख के, और लोगों के लिए इसकी वैल्यू देख के, और प्रॉफिट कमाना है तो तभी पता चलेगा अगर उसको अपनी मार्कर की कॉस्ट पता होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उसको अपने इस मार्कर की कॉस्ट पता चले। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए निस्बतन आसानी क्या है कि जितने का खरीदेगा वो उसकी कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुश्किल क्या है कि वो इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ खरीद रहा होगा, फिर उसने बहुत सारे वर्कर्स रखे होंगे, उनको पैसे देता होगा, बिजली का मसला होगा, किराया होगा, डीजल का, यानी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो उसके लिए मुश्किल क्या है जानना कि पर मार्कर उसको क्या कॉस्ट पड़ रही है। तो जब वो पर मार्कर कॉस्ट जानेगा तो ही फिर वो सेल प्राइस सेट कर सकेगा। तो हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना भी सीखना है। मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस, प्राइस कम रखनी है कि ज्यादा रखनी है। अच्छा अभी एक मौका मिल रहा है, एक कस्टमर हमसे कोई 100 मार्कर खरीदना चाह रहा है, अगर इतनी प्राइस रख लें तो भी काम चल जाएगा। एक डिसीजन मेकिंग आ गई ना, तो हमने इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट बनके डिसीजन मेकिंग भी करनी होगी। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चलो एग्जाम के दिन है, कैसे पता कि इस एक महीने में किस दिन कितना पढ़ना है, ये कैसे फैसला करेंगे? या बस पढ़ते जाएंगे और महीने के अंदर पता चलेगा वो ये क्या हुआ? क्या क्या करेंगे महीने के शुरू में, क्या करेंगे? पहले प्लानिंग करेंगे। अच्छा वो महीने बाद ही जाके पता चलेगा कि वो तो उल्टी पड़ गई सारी प्लानिंग। अच्छी प्लानिंग की होगी तो हर रोज भी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, प्लान के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे होंगे, और अगर परफॉर्मेंस से वेरी किया होगा तो जो खामियां होंगी वो दूर कर देंगे। तो हमने ये भी यहां पर करना है कि बिजनेस अपनी प्लानिंग करेगा, उसके बाद उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेगा, उसमें वेरियंस देखेगा। ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। शाबाश। होता क्या है? वो गुड्स जो हमने स्टोर में रखी होती है क्योंकि उनको इवेंचुअली बेचना होता है। एक सब्जी वाला है, वो रोजाना सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीद के लाता है, उसने आगे बेचनी होती है। कहाँ बेचारा दोबारा रोज जाएगा? क्यों ना साल की एक ही बार खरीद ले जाके, है खराब हो जाएगी। अच्छा अगर किसी ने तंदूर खोला है, अच्छा तंदूर से याद है, मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ना डेली लाइफ की मिसाल दूं। मैं कभी रोटी की मिसाल दे रहा हूँ, कभी साइकिल को पंक्चर लगा रहे होंगे, कभी जूते ठीक कर रहे होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता। मैंने आपके लेवल पे आपको सिखाना है, तो मैं सस्ती सस्ती मिसालें दूंगा, ठीक है? सस्ती सी मिसालें, समोसों की मिसालें। तो क्या कर रहे थे हम? हाँ तंदूर पे रोटी लेने गए, उसने कहा बैठे अभी जा यार जरा गंदम ले गया, बच्चे को भेजा गंदम लाने के लिए, तो चल जाएगा काम ऐसे? नहीं ना, उसको आटा रखना पड़ेगा। तो बिजनेस के पास स्टॉक कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पड़े पड़े खराब भी ना हो और कस्टमर नाराज भी ना हो, ये भी हमने कॉस्ट में पढ़ना है। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना भी सीखना है,
कुछ मौकों पे होने वाले डिसीजंस भी सीखने हैं। ये है इस सब्जेक्ट के अंदर चीजें। ज्यादातर हमारा वास्ता पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग से। हाँ, ट्रेडिंग भी होंगे सवाल, लेकिन मेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो जहन में आपके एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। चलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लेकर आगे चलते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी या पार्टनरशिप। आपने इंट्रो में इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं सॉरी पीआरसी में इंट्रो टू अकाउंटिंग का एक पेपर पढ़ा हुआ है और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी होगा ना, पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया। तो बस मैं उस तरह की हल्की फुल्की चीजें सिर्फ थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मुश्किल सवाल कर लिया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिसने प्रॉफिट कमाना हो। सही है, बिल्कुल सही है। देखें, आप कॉलेज में एंटर हुए और आपने यहाँ पर फीस किस बात की दी है? जो सर्विस है टीचिंग, वो फीस दी है, कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो गेट के ऊपर आपका कार्ड भी मैंने चेक करना है और आपने जब कॉलेज में एडमिशन लेने आना है तो वहाँ रिसेप्शन पे मैं ही बैठा हूँगा। मैं ही आपको पहले सारे फजाइल बताऊंगा, फिर आपसे फीस लेके मैं ही रसीद दूंगा। फिर टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा होगा तो मुझे आवाज़ देंगे, मैं मोटर चलाऊंगा और टीयर रूम में भी आपको मैं ही मिलूंगा। और रात को आके देखेंगे तो गेट को ताला भी मैं ही लगा रहा हूँगा, है ना? ऐसा हो रहा होगा? नहीं। अगर ये सब होगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब? तो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बहुत सारे लोगों को मिला के हर एक्सपर्ट को उसका काम दे देंगे। सिक्योरिटी वालों का काम सिक्योरिटी वाले संभाल रहे होंगे, सफाई वाले के लिए अलग टीम बना लेंगे, आईटी के लिए अलग टीम बना लेंगे, हर फंक्शन के लोग अलग अलग रख लेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको सिर्फ एक तारुफ देने के लिए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन के लिए जनरली आबादी से दूर एक फैक्ट्री बनाई होती है। इस बिल्डिंग का मकसद प्रोडक्शन फंक्शन संभालना। उसके अलावा बिजनेस में और क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते होंगे? आईटी का डिपार्टमेंट होगा, इसका काम क्या होगा? आईटी रिलेटेड मसले इन्होंने देखने होंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, जहां हम जैसे लोगों की रोजी रोटी होती है, सीए करना है ना। अच्छा, और क्या होगा? एचआर डिपार्टमेंट होगा, ये लोग एम्प्लॉइज की हायरिंग फायरिंग ये देख रहे होंगे। एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, और क्या क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों बना दिए मुख्तलिफ कामों के? ताकि हर काम के एक्सपर्ट लोग उन कामों को संभाल सकें। और कोई बचपन में कोई नाम पढ़ाओ किसी चीज का? फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स चलो अलग भी हो सकता है, फाइनेंस अलग भी हो सकता है। चलो बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है, आर&डी डिपार्टमेंट हो सकता है। ये मैंने ना सिर्फ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये कोई लिस्ट नहीं है कि किसी ने अगर बिजनेस बनाना है तो उसको ये 8 डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। जनरली प्रोडक्शन वाला काम के लिए अलग बिल्डिंग होती है और इन सारे कामों के लिए जनरली ऑफिस या हेड ऑफिस की बिल्डिंग होती है। इसको हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी मेरा मेन मकसद आपको बताने का यह था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन का काम संभालने के लिए एक अलग जगह बना दी होती है जो कि आबादी से दूर होती है। क्यों होती है आबादी से दूर? एक तो सस्ती होती, इतनी बड़ी जगह शहर में लेंगे तो बहुत महंगी होगी। फिर वहां पर पोल्यूशन भी होनी है, आबादी से दूर होगा, गांव देहात में तो लेबर भी आसानी से मिलेगी। तो अभी आपको सिर्फ इन शाखों से यह बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस ने मुख्तलिफ कामों के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ काम यानी मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए अलग बिल्डिंग बना दी गई है जिसको हम फैक्ट्री कहा करेंगे। तो जब भी मैं कभी कॉस्ट में फैक्ट्री बोल रहा हूँ तो आपके जहन में एक पिक्चर होगी, ये है कोई अलग बिल्डिंग शहर से दूर जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होती है। बाकी सारे काम ऑफिस में हो रहे होते हैं जो शहरों के अंदर ही नई बिल्डिंग बनाई गई होती है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। एक और काम का डिपार्टमेंट है, मिस हो गया, परचेज डिपार्टमेंट भी एक होता है। नाम से लग रहा है, इसका क्या काम होगा? चीजें खरीदना इसका काम होगा। मार्केटिंग है, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो ये सब ऑफिस से रन हो रहे होते हैं काम, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्री से बनी होती है। यहां तक कोई सवाल, परेशानी, तकलीफ? अच्छा, मैंने कल कहा था कि आपके लिए ना लेक्चर नोट्स बड़ी जरूरी चीज है। तो मैं आपको जो कुछ भी बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, काम की बातें ही हैं, वो भी नोट किया करना। और अगर कुछ वैसे जबानी कहूंगा लिखने को तो वो भी लिखा करना। तो बेकार बात है तो ना नोट करें, काम की लगती है तो कर लें नोट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करते रहते हैं, नए से नए डिजाइन बनाते रहते हैं, जैसे मोबाइल के नए से नए वर्जन आ रहे होते हैं, तो उनका एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर लोग सिर्फ नई से नई सोचें ही कर रहे होते हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में हो ये। चले लिखा। अब मैं आपको ना अच्छा ये मैंने भी शुरू में पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑफिशियली सिलेबस है, यानी मैं कहूँ जी चैप्टर 1 शुरू कर दिया, वो मैंने अभी नहीं किया। अभी 3 या शायद 4 दिन में इस बात के लूंगा कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नाम सिखा रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, वो ओवर द पीरियड फिर कॉस्ट के सब्जेक्ट में काम आनी है। तो अभी शुरू के 3-4 दिन मैंने आपको कॉस्ट के बेसिक्स सिखाने में लगाने। तो अभी हम बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी ऑफिशियली कॉस्ट का मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया। जब करूंगा तो बताऊंगा कि कॉस्ट के पेपर में कितने मार्क्स के कितने सवाल आते हैं, चैप्टर कितने हैं, क्या है, वो तब ऑफिशियली शुरू करूंगा। अभी उससे पहले जो 3-4 दिन की मेहनत है, वो कुछ कैलकुलेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो जरूरी हैं कॉस्ट शुरू करने के लिए। तो एक सबसे पहली चीज हम सीखते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। यानी मैं आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस बताने लगा हूं। इसका काम क्या है सर, सवाल किस तरह से आएगा, नहीं अभी हम सवालों पे नहीं जा रहे। मैं आपको भी समझो एबीसी सिखा रहा हूं, प्लस माइनस सिखा रहा हूं, टूल सिखा रहा हूं जिनको फिर आगे यूज करना है। तो अभी मैं आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस की कुछ टाइप सिखाने लगा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, अगर ये जो क्लास में बैठे हुए लोग हैं, अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट्स कितनी टाइप्स के हैं, तो कितनी टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, क्या 2 टाइप्स हैं? एक मेल है, एक फीमेल है, होपफुली ये 2 ही हैं ना। तो बस यही बेसिस है टाइप्स बांटने की। तो डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे, जेंडर की बेस पे, लोकेलिटी की बेस पे, पहले पढ़ाई क्या की हुई है उसकी बेस पे, कौन कौन से ग्रुप के पेपर रखे हुए हैं उसकी बेस पे। तो अगर हमने एक पॉपुलेशन को टाइप्स में बांटना है तो सवाल ये है किस बेसिस पे। तो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, अच्छा आपने पीआरसी पढ़ी हुई है, पास भी है। एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, वैसी मिसालें। इतनी देर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी है है? अरे इतने बड़े बड़ी कैटेगरीज क्यों बता रहे हैं, एक्सपेंसेस की मिसालें पूछ रहा हूँ भाई। यूटिलिटीज, सैलरीज और रेंट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ठीक है, हाँ है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, चलो ठीक है, शाबाश, सही है। अच्छा, एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? गाड़ी खरीदी खर्चा है, पेट्रोल डलवाया खर्चा है, गाड़ी रिपेयर कराई खर्चा है, तो एसेट और एक्सपेंस है तो खर्चा ही। एसेट से फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं और एक्सपेंसेस से कोई फायदा मिलेगा इस एक्सपेक्टेशन ना हो तो फिर बिजनेस को खर्चा क्यों कर रहा है? वो तो राइट ऑफ हो गया ना, वो तो एसेट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली। अरे जो एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ये नाम बनाए क्यों गए हैं, किसको बताने हैं नाम, क्या कर रहे हैं नामों का? अकाउंटिंग क्यों बनाई गई, क्या मकसद है उसका? है पूरा पेपर पढ़ाया हमने डॉक्टर, अकाउंटिंग क्यों है, अकाउंटिंग क्यों है? ताकि बिजनेस के जो भी यूजर्स हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको रिपोर्ट बना के दी है, उनको बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सके। तो बना ले, तो मसला क्या है? अकाउंटेंट को सारा कुछ जबानी थोड़ी याद होगा, उसको वो सब लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिखे कैसे? और वो जो लिखेगा उसकी राइटिंग कौन समझेगा? वो जिस चीज को लिख रहा होगा वो बाकी लोग कैसे समझेंगे? तो इंटरनेशनली बिजनेसेस में बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। तो फिर किसी को जरूरत पेश आई होगी कि हमको ऐसी जबान को, ऐसा सिस्टम है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सके और फिर उसके यूजर्स को वो सब रिपोर्ट हो सके। उसके लिए अकाउंटिंग बन गई, स्टैंडर्ड बन गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली कब बनती हैं? ईयर एंड पे, मतलब साल साल के हिसाब से बनती है, ठीक है। मोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, किसी एक ईयर के कॉन्टेक्स्ट में
वो खर्चा जिसका बेनिफिट उस ईयर में मिल गया वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट। तो एक्सपेंस और एसेट में जो मेन फर्क होता है दोनों खर्चे, वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका है वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट है। मेन यही फर्क है दोनों में। तो मैं आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं, एसेट्स की नहीं, एक्सपेंसेस की। यहां भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, यहां भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन किस एतबार से? तो क्लासिफिकेशन या टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ रिलेशन। इस सारी डिस्कशन में मेरा सारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अभी शुरू में बताया था कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ना है, ज्यादातर। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स बनाकर बेच रहा है। और फैक्ट्री में, अगर हम फैक्ट्री को थोड़ा सा काम बांटें, तो फैक्ट्री में हो क्या रहा है? रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, ये हो रहा है बाय। प्रोडक्शन का प्रोसेस है, रॉ मटेरियल इस प्रोडक्शन यानी मशीनों के अंदर जाता है, और फिर इन मशीनों से बाहर निकलता है तो वो फिनिश गुड्स बन गई होती है। वर्किंग प्रोसेस की बात करूंगा जब इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं कि रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर के वो फिनिश गुड्स बनती हैं, और ये फिनिश गुड्स सेल होती हैं। और ये सारी मशीनें, ये जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग को हम क्या करें? फैक्ट्री। और प्रोडक्शन से हटके बाकी सारे खर्चे वो सब इधर ऑफिस में हो रहे हैं। तो बिजनेस के सारे खर्चे अगर हम उनकी टाइप्स बांटना चाहें उनका प्रोडक्ट से रिलेशन के हिसाब से, तो इसको दो क्लासेस में बांट रहा हूं। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट समझाता हूं। बिजनेस का जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे अगर एक बिजनेस है जो रेडीमेड सूट्स बेचता है, मतलब कपड़े बना के बेचता है, गारमेंट्स बेचता है। अब जैसे सूट है, ये किसी शॉप से खरीदा। जिस बिजनेस ने गारमेंट्स बनाकर बेचने हैं वो इसकी सेल प्राइस तभी सही कैलकुलेट कर पाएगा जब उसको यह पता हो कि एक सूट कॉस्ट कितना कर रहा है। क्या बिजनेस, ये जो गारमेंट का बिजनेस है, ये जान सकता है काफी हद तक एक्यूरेट कि एक सूट बनाने में कपड़े की कॉस्ट कितनी है या नहीं? क्यों जान सकता है? क्योंकि एक सूट में पता है कि 6 गज कपड़ा लग रहा है, पता है कि 1 गज कपड़ा कितने का मिलता है, पता है कि 10 बटन लग रहे हैं तो एक बटन कितने का होता है, पता है कि एक सूट सीने वाले वर्कर को 1000 रुपए देते हैं। तो एक सूट पे कितना कपड़ा लग रहा है इसकी कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकती है। वर्कर की कितनी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। जिस फैक्ट्री में ये गारमेंट्स बन रहे हैं उस फैक्ट्री का किराया कितना एक सूट बनाने पे लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो कैलकुलेटर पकड़े तो कैलकुलेटर तो आंसर दे ही देगा, वो थोड़ी कहेगा क्या कर रहे हो। कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करें? पूरे पीरियड का रेंट डिवाइडेड बाय कितने सूट सिए, तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन उस रेंट का इस प्रोडक्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है? नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको हम प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हुआ करूंगा जनरली, तो मैंने प्रोडक्ट लिखा है, वरना अगर कोई बिजनेस सर्विसेज बेचता होगा तो प्रोडक्ट की जगह सर्विस आ जाएगा। लेकिन मैं बात मेनली करी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रहा हूं, उसमें प्रोडक्ट क्या देता हूं। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चा है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट तक फुली ट्रेस कर सकते हैं। और आपने चूंकि थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हुई है तो एक रीकैप ही हो रहा है। इसकी मेनली 2 ही मिसालें हैं। एक कहलाती है प्रोडक्ट में लगने वाला मटीरियल, जिसको डायरेक्ट मटीरियल कहते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट बनाने वाला जो वर्कर है उसको दिया जाने वाला खर्चा, इसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और इंटो में हो सकता है आपने कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट करके भी कोई मिसाल पढ़ी हो। कॉस्ट में बस ये 2 ही हैं, मटेरियल और लेबर। अच्छा, इसको और मजीद एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट में जो मटेरियल फिजिकली शामिल हो रहा है वही डायरेक्ट है। देखें, इस सूट में जितना कपड़ा लगा है, ये कपड़ा, ये इस प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है ना। बटन प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, जो कॉलर के अंदर ये जो बुकरम लगी हुई है प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही है, जिप लगी हुई है ये प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। और एक पॉलिश थी स्पेशल, वो भी मटेरियल है, जो चीज फिजिकल एग्जिस्ट करती है वो मटेरियल है। उसको मशीन में डाला गया और कपड़े सीने के बाद उस मशीन में से भिगो के उसको निकाल लिया, कलर जरा शाइन हो जाएगा, तो वो पॉलिश प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है? नहीं ना, वो धो के निकाल के फारिग कर दिया, प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है? नहीं ना भाई, आप कपड़े धोए कभी, धुले कभी जिंदगी में? तो जिस वॉशिंग पाउडर में कपड़े धुलते हैं वो प्रोडक्ट, वो कपड़ों का हिस्सा बन जाता है प्रोडक्ट? नहीं ना। तो एक खास केमिकल से कपड़ों को धो के निकाल लिया, वो भी मटेरियल ही था। मटेरियल क्यों था? क्योंकि फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं ना बना, वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है।
अच्छा, एक और तरीका भी है इसको जानने का। ये बात मैं आपको मेनली नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मतलब कॉस्ट में आपको इसमें नहीं कहेंगे कि इस पे मजमून लिखे 20 नंबर का सवाल के डायरेक्ट मटेरियल जानते कैसे, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का हिसाब धागा भी तो है, धागा नहीं है, लेकिन वो इतनी सस्ती चीज है कि बिजनेस इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं रखता होगा, इतना ज्यादा कि बस इतना ही धागा इसमें लगना चाहिए, टूट जाता होगा और लगा लेते होंगे, सस्ता सा होगा, है वो भी प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा, लेकिन उसको फिर डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहते होंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल का फैसला करने का। मेन यही है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, लेकिन ये भी एक हो सकता है कि बेशक प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा हो लेकिन इतना मामूली है, जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या होगा, लकड़ी, मेटल, कपड़ा, फोम है, लोहा मेटल हो गया ना, और अब इसमें भी तो धागा है, सिलाई हुई है कपड़े की, कील भी है, हो सकता है किसी में 15 कील लगे, हो सकता है किसी में 25 कील लगे हो, तो वो सस्ते से होंगे तो शायद ये बिजनेस इतना बॉदर भी ना करता हो कि कितने कील हैं। तो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है लेकिन उसको एक चेयर के साथ कोई इतना खास लिंक किया नहीं जा रहा, तो वो भी फिर डायरेक्ट नहीं है। मेन फर्क नहीं, मेन कॉन्सेप्ट आप यही याद रखिए कि प्रोडक्ट का हिस्सा जो मटेरियल बन रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कौन सा वर्कर होगा, जो प्रोडक्ट को बना रहा है। अब जो वर्कर खुद इस कपड़े को सी रहा है, चाहे हाथ से चाहे मशीन से, वो डायरेक्ट है, और जो उसके हेल्पर साथ खड़े हुए हैं, जो सुपरवाइजर हैं साथ, वो डायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ पूरी ट्रेस हो सकती है, और इसकी दो ही मेन मिसालें हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इन दो के अलावा फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे और ऑफिस के भी सारे खर्चे इनडायरेक्ट है। ऑफिस के खर्चे क्यों इनडायरेक्ट है भाई, वो तो वैसे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, प्रोडक्ट तो है ही फैक्ट्री के अंदर, ये तो वैसे ही रिलेटेड नहीं है, तो ये तो है ही इनडायरेक्ट। लेकिन फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फैक्ट्री की यूटिलिटीज हो सकती है, हो सकता है किराए पे बिल्डिंग हो, रेंट हो सकता है, एसेट्स की डेप्रिसिएशन हो सकती है, डायरेक्ट लेबर के अलावा लोगों की सैलरीज हो सकती हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, सिक्योरिटी लोगों के खर्चे हो सकते हैं। ये सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है। ऑफिस के तो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है ना, ऑफिस बिल्डिंग के तो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। इतनी सारी मिसालें थी कि मैं मिसालें लिखने के बजाय ये कह रहा हूं कि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, और आइंदा कॉस्ट में नाम इस्तेमाल होगा, इनको एफओएच कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड और प्यार से एफओएच। तो इन डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ऑफिस के एक्सपेंसेस तो हैं ही इनडायरेक्ट, और फैक्ट्री के भी सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। इसकी समरी यह है कि आप अब यहां से ऑनवर्ड जो कैरी फॉरवर्ड करें, फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री के सारे खर्चे तीन हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। इस सारी डिस्कशन से आप ये जरूर अब आगे लेके जाएं कि फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच है। अच्छा, अब ये इधर सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स, अगर इनकी क्लासिफिकेशन करनी है जेंडर के हिसाब से,
तो दो कैटेगरीज हो गई, मेल फीमेल। इन्हीं स्टूडेंट्स की अगर जेंडर के हिसाब की बजाय पास्ट साइंसेस के हैं कि कॉमर्स के हैं कि आर्ट्स के हैं, इसकी बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो भी इन्हीं लोगों की बात हो रही है या कोई और लोगों के पास है? इन्हीं की बात हो रही है। यानी यही पॉपुलेशन अगर जेंडर के हिसाब से बांटना हो तो इन्हीं की ये टाइप्स हैं। इन्हीं लोगों की अगर किसी और हिसाब से टाइप देखनी हो तो इन्हीं लोगों की बात हो रही है। तो बिजनेस के खर्चों ही की बात हो रही है। अगर बिजनेस के खर्चों को इस एतबार से देखना था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अगेन उन्हीं खर्चों की बात हो रही है कि अगर हम उनको देखना चाहें उनके बिहेवियर के एतबार से, कॉस्ट बिहेवियर, तो उनकी टाइप्स होती हैं वेरिएबल और फिक्स्ड। अभी मैं इसकी डिटेल डिस्कशन कर तो रहा हूं, लेकिन कॉस्ट में कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी आपको वेरिएबल और फिक्स का फर्क पहचानने में। तो वैसे तो ठीक है, अभी डिस्कशन में करने लगा हूं, मेहनत से कर रहे हैं बात हम इस पे, लेकिन कॉस्ट के सब्जेक्ट में को बहुत मुश्किल काम नहीं है वेरिएबल और फिक्स पहचानना, ये आपको आसानी से पता चल जाया करेगा विद रिस्पेक्ट टू हम इनका बिहेवियर। इस एतबार से ये मेनली होती हैं दो, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ये नाम सुने ना पहले पीआरसी में, या इनके अलावा भी कुछ सुना है? स्टेप कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बात है। तो वो जो सेमी वेरिएबल है वो भी इन्हीं दोनों को ही मिला के कहते हैं, और जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट ही की एक और टाइप है। तो बुनियादी तौर पे दो ही हैं, तो वेरिएबल और फिक्स की बात कर रहा हूं। और ये हम लोग जो इस वक्त सारी डिस्कशन कर रहे हैं ये बिजनेस के एसेट्स की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस के एक्सपेंसेस उनको हम मुख्तलिफ टाइप में बांट रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल और फिक्स्ड की क्लास में बांटने के लिए कुछ बेसिक बातें समझ लें। वो बेसिक बातें समझेंगे तो फिर उनकी बेस पे मैं ये दोनों में फर्क बताऊंगा। बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि सुन सुन के पक्का भी हो जाए, और जब पक्का लगेगा मुझे हो गया है फिर कहूंगा लिखिएगा, अभी ना लिखना, अभी सिर्फ सुनिएगा बात। हम बिजनेस के खर्चों की जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की तमीज करने लगे हैं। पहली बात, ये हम किसी टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी 2023 जो गुजरा था उसमें फलाना फलाना खर्चा वेरिएबल था, फलाना फलाना खर्चा फिक्स था, या 2025 जो होगा उसमें फलाना फलाना खर्चा फिक्स होगा, फलाना फलाना खर्चा वेरिएबल होगा। यानी हम जो भी इस वक्त वेरिएबल फिक्स की तमीज करना सीखने लगे हैं ये सारी बातें किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में होने लगी हैं। ये एक बात है। ये मैं पहले बार बार जब रिपीट कर लूं ना, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है सर आगे समझ, फिर लिखना, अभी ना लिखना। दोबारा बोलता हूं, हम लोग बिजनेस के एक्सपेंसेस, अच्छा मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं, हो सकता है कभी मिसाल देते हुए मैं फैक्ट्री की मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है कभी सेल्स डिपार्टमेंट की मिसाल दे रहा हूं, मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं। हम बिजनेस के एक्सपेंसेस को वेरिएबल और फिक्स्ड में बांटने लगे, यानी कौन सा एक्सपेंस वेरिएबल है, नींद आ रही है, जाग रहे हैं, अच्छा मैं एक बात ना आपको बता दूं कि मैं आपको एसएमएस नहीं किया करूंगा, मैं आपको सब लाइव बताया करूंगा। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मोबाइल चेक करते रहेंगे तो मेरा मैसेज थोड़ी आया होगा। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो मैं आपको लाइव ही बता रहा हूं, मैं सबको सब लाइव बता रहा हूं। पता नहीं क्या बता रहा था। बिजनेस के एक्सपेंसेस हम बिजनेस के एक्सपेंसेस को वेरिएबल और फिक्स की टाइप्स में बांटने लगे हैं। तो पहली बुनियादी बात यह है कि हम ये डिस्कशन किसी एक टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में करने लगे हैं। वो गुजरा हुआ भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है। हम ये भी बात कर सकते हैं कि वो जो 2023 गुजर चुका उसमें कौन से खर्चे फिक्स्ड थे, कौन से वेरिएबल थे, और हम लोग किसी टॉपिक में शायद आने वाले पीरियड की भी बात कर रहे होंगे कि फलाने पीरियड में ये फिक्स्ड होंगे, ये वेरिएबल होंगे। तो हम वेरिएबल और फिक्स की तमीज करने के लिए सबसे पहली बात, ये सारी डिस्कशन किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये जो वेरिएबल फिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं ये किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फलाना सेल्समैन है उसके ऊपर हम जो जो खर्चा कर रहे हैं ये फिक्स है और ये वेरिएबल है। वो किसी एसेट से रिलेटेड भी हो सकता है। हमारी एक गाड़ी है उसके ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं फलाना खर्चा फिक्स है, फलाना खर्चा वेरिएबल है। किसी डिपार्टमेंट की भी बात हो सकती है, पूरे बिजनेस की भी बात हो सकती है। दोबारा, हम जिन खर्चों को फिक्स और वेरिएबल में तोड़ रहे हैं ये हम किसी एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, किसी एक एसेट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकती है, पूरी फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकती है, पूरे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकती है। जैसे अगर हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में फलाने फलाने खर्चे वेरिएबल हैं, फलाने फलाने खर्चे फिक्स्ड हैं, तो हम ये सारी डिस्कशन सेल्स डिपार्टमेंट को सामने रख के कर रहे हैं।
हम फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहे हैं तो हम फैक्ट्री को सामने रख के वेरिएबल फिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं। हम पूरे बिजनेस एज अ होल की बात कर रहे हैं तो उस पूरे बिजनेस के खर्चों को हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दोबारा, फिक्स वेरिएबल की डिस्कशन पहली बात किसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो गुजरा हुआ भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है। दूसरी बात, हम ये डिस्कशन किसी इंडिविजुअल, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हो सकते हैं। ये दूसरी बात ही और चल रही है, जिसके भी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं उसकी कोई कोर एक्टिविटी होगी। दोबारा, हम ये वेरिएबल फिक्स की डिस्कशन पहली बात किसी टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, गुजरा भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है। दूसरी बात, हम ये डिस्कशन करते हुए किसी इंडिविजुअल, किसी डिपार्टमेंट, किसी एसेट, किसी फंक्शन की बात कर रहे होंगे। अच्छा, जिस इंडिविजुअल, जिस डिपार्टमेंट, जिस एसेट, जिस फंक्शन की बात कर रहे होंगे उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। जैसे अगर हम गाड़ी के खर्चों की, डिलीवरी वैन है, हम अपनी गाड़ी के खर्चों की डिस्कशन कर रहे हैं तो उस गाड़ी की कोर एक्टिविटी क्या है? हाँ जी, चलना, गाड़ी ने चलना है, ये उसकी कोर एक्टिविटी है। अगर हम किसी कटिंग मशीन, जिसने कपड़े को कट करना है, उस कटिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो कोर एक्टिविटी क्या है? कपड़ों की कटिंग करना। अगर हम किसी सेल्समैन की बात कर रहे हैं अपने, तो गुड्स का सेल करना। अगर हम किसी प्रोडक्शन वर्कर की बात कर रहे हैं जिसने शर्ट्स सीनी है, स्टिच करनी है, तो हम उसकी शर्ट्स स्टिचिंग की बात कर रहे हैं। आवर्स में भी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स में बात कर सकते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि इतने घंटे वो स्टिचिंग करेगा, ये भी डिस्कशन हो सकती है कि इतनी नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच करेगा, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री की कोर एक्टिविटी क्या है? गुड्स की प्रोडक्शन होना। कुछ समझ आ रही बात? पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल बिजनेस, तो उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? अरे प्रॉफिट तो एंड ऑब्जेक्टिव है ना। गुड्स सेल करना, प्रोड्यूस करना नहीं, प्रोड्यूस करना फैक्ट्री की बात थी। बिजनेस को ओवरऑल देख रहे हैं तो गुड्स सेल करना। तो बिजनेस के खर्चों को अगर हम वेरिएबल फिक्स में बांटने लगे हैं तो दो बुनियादी बातें मैंने क्या की हैं। पहली बात, ये सारी डिस्कशन किसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, चाहे वो गुजरा हुआ है चाहे फ्यूचर है। दूसरी बात, हम ये सारी डिस्कशन किसी इंडिविजुअल, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, किसी फंक्शन, ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी, वो खर्चा जिसका ताल्लुक उस कोर एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है, और जिसका ताल्लुक उस कोर एक्टिविटी से नहीं है, जस्ट टाइम पीरियड से है, वो फिक्स्ड है। दोबारा, हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं दो बातें, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए 2024, 2025, 2023 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये सारी डिस्कशन किसी एसेट, किसी इंडिविजुअल, किसी डिपार्टमेंट, किसी फंक्शन, किसी फैक्ट्री, किसी ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी है। वो खर्चे जिनका ताल्लुक उस कोर एक्टिविटी के होने से है वो वेरिएबल है, और जिनका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से नहीं है, सिर्फ पीरियड से है, वो फिक्स्ड है। कोर एक्टिविटी से ताल्लुक होने का मतलब यह है कि अगर उस पीरियड में कोर एक्टिविटी ज्यादा हुई होगी तो वो खर्चा ज्यादा होगा। ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा। ये वेरिएबल खर्चा है, और जिसका ताल्लुक एक्टिविटी होने ना होने से नहीं है, जस्ट उस पीरियड का खर्चा है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। फैक्ट्री की कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन का होना। उस फैक्ट्री में 2024 का रेंट, क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक 2024 से, प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उस रेंट का ताल्लुक फॉर द ईयर 2024 से, तो फिक्स्ड है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2024 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी, कम प्रोडक्शन होगी तो टोटल लेबर कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो साल में लेबर कॉस्ट भी नहीं होगी। फैक्ट्री के परमानेंट स्टाफ की सैलरीज फिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि उन सैलरीज का ताल्लुक बस फॉर द ईयर 24 से है। प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो, ज्यादा हो, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी उतनी ही है फॉर द ईयर, तो ये फिक्स्ड है। एक गाड़ी की बात करते हैं, उस गाड़ी की फ्यूल कॉस्ट फॉर द ईयर 2024 वेरिएबल है, क्यों? उस गाड़ी का काम है चलना, ज्यादा चलेगी टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होगी, कम चलेगी टोटल फ्यूल कॉस्ट कम होगी। ड्राइवर की सैलरी जो कि मंथली सैलरी है, ये फिक्स्ड है। गाड़ी का एनुअल चेकअप, उसके ऊपर होने वाले खर्चे फिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है एनुअल चेकअप हर साल कराना ही कराना है। गाड़ी के पार्ट्स की रिप्लेसमेंट, ज्यादा चल गए फिर रिप्लेसमेंट, वेरिएबल है। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस जिनको हम वेरिएबल और फिक्स्ड में बांट रहे हैं, फिक्स्ड वेरिएबल बांटने के लिए दो बुनियादी बातें जरूरी। पहली बात, ये सारी डिस्कशन किसी एक टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, जो गुजरा भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। और ये सारी डिस्कशन किसी इंडिविजुअल, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, किसी फंक्शन, किसी फैक्ट्री, पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होगी। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होगी उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। अब वो खर्चा जिसका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है, जिसका ताल्लुक सिर्फ पीरियड से है वो फिक्स्ड है। ये बात समझे? पक्का? अपने आप को समझा सकते हैं? समझा दें, लिख के समझाएं अपने आप को। ये सारी डिस्कशन अपने आप को लिख के समझाएं। मेरे अल्फाज याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। अपने आप को अपने अल्फाज में समझाएं।
अच्छा, जो खाली बैठे हुए लग रहे हैं वो लिख के फारे हो गए हैं इतनी जल्दी? अच्छा, जो भी सोच रहे हैं कि इसमें लिखना क्या था, तो दोबारा बता देता हूँ। हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की जो डिस्कशन कर रहे हैं, पहली बात, ये सारी डिस्कशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। फॉर एग्जांपल 2023, 24, 25 गुजरा हुआ भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। दूसरी बात, हम ये सारी डिस्कशन किसी इंडिविजुअल, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट या पूरे बिजनेस फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे, तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे उसकी कोई कोर एक्टिविटी होगी। वो खर्चा जिसका कोर एक्टिविटी से ताल्लुक है वो वेरिएबल है, और वो खर्चा जिसका सिर्फ पीरियड से ताल्लुक है वो फिक्स्ड है। ओके, अच्छा, अब यहां पर ना एक आपकी कॉमन सेंस पे बात अज्यूम करता हूं कि जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाएं तो वहां जो पेट्रोल की रेट लिस्ट लगी हुई है, उस लिस्ट में ये अमाउंट आ रही होगी जितने रुपए का पेट्रोल डलवाने गए। अमाउंट क्या आ रही होगी? पर लीटर का रेट आ रहा होगा। तंदूर में रोटी खरीदने गए तो वहां पर आ रहा होगा कि आज के आपके खाने की इतने रुपए की रोटी आएंगी, ये रेट लिखा होगा। फिर एक रोटी का रेट लिखा होगा। तो जो वेरिएबल खर्चे होते हैं ना, उनकी ओरिजिनल शक्ल एक रेट की शक्ल होती है। अगर हम टोटल फॉर द पीरियड बनाना चाहें तो उसको एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो फिक्स्ड खर्चा है उसकी ओरिजिनल शक्ल ही एक टोटल फिगर है। ये बात अगर आपको बिल्कुल आसानी से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लेते। दोबारा बता देता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक अमाउंट फॉर द पीरियड होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक रेट की शक्ल होती है। टोटल फॉर द पीरियड करना है तो उसको किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा, फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल से मुराद है जो कोट हो रहा है, बताया जा रहा है पैसे। फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक अमाउंट फॉर द पीरियड होती है, और वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक रेट पर यूनिट होती है। पर यूनिट, पर आर, पर लीटर, पर किलो, रेट की शक्ल होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द पीरियड करनी है तो उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिनसे अभी भी नहीं हो रहा रजिस्टर पे लिख दूं आगे, दोबारा सुन लें। फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक अमाउंट फॉर द पीरियड है, और वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक रेट की है। टोटल फॉर द पीरियड की फिगर चाहिए होगी तो रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
हाँ जी लिखा, चलें सवाल लिखें। Following information relates to a business for the year 2024। अच्छा पॉइंट्स वाइज इंफॉर्मेशन लिखवाता जाता हूं। नंबर 1 बात, टोटल यूनिट्स सोल्ड और स्लैश प्रोड्यूस्ड, मतलब सेम सोल्ड और प्रोड्यूस बराबर है ड्यूरिंग द ईयर 50,000। साल में 50,000 यूनिट्स बनाए भी और बेच भी दिए। अगली बात लिखें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹40 पर यूनिट, 40 रुपए पर यूनिट। उसके बाद लिखें प्रोडक्शन वेजेस, ये डायरेक्ट लेबर लोग ही हैं। प्रोडक्शन वेजेस ₹50 पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट। नेक्स्ट इज सेल्समैन कमीशन, ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट 150,000 पर मंथ, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। नेक्स्ट इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, 240,000, 2,40,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स based on straight line basis, 5,500,000। फ्यूल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन प्लांट, ₹15 पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग लिख के उसमें जो जो आपको लगता है आइटम्स हैं उनको लिस्ट डाउन करें, टोटल कैलकुलेट करें, और टोटल फिक्स कॉस्ट की हेडिंग लिख के उसमें आपको जो जो लगता है आइटम्स हैं उनको लिस्ट डाउन करें।
जी पहला खर्चा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, वो क्या है? वेरिएबल। और टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालें? कितना है? 40 इंटू 50,000, 2 मिलियन। अगला खर्चा प्रोडक्शन वेजेस, डायरेक्ट लेबर, वो भी वेरिएबल है। कितना? 50 इंटू 50,000, 2.5 मिलियन। आगे सेल्समैन की कमीशन है, वो भी चूंकि पर यूनिट करके दी हुई है तो वो भी एक रेट की शक्ल है, वो भी वेरिएबल है। 2 इंटू 50,000, 1,00,000। और क्या है? फ्यूल कॉस्ट, वो भी आपको पर यूनिट करके चीज दी है, वो भी वेरिएबल है। 15, 7, 50,000। और बस। और बाकी खर्चे क्या क्या है? फैक्ट्री का रेंट है, 150 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर लेते हैं, 1800000। और क्या है? एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल तो ये है ही साल की, 240। और क्या है? डेप्रिसिएशन 500,000। और बस। अगर मैंने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन की बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस बताई होती तो फिर भी फिक्स्ड ही होती। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें परसेंटेज लगा के आंसर निकालते तो वो एक साल की ही डेप्रिसिएशन आती। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन आवर्स मेथड, यूनिट्स मेथड पे होती फिर वेरिएबल होती। अच्छा, अभी इसमें कोई मुश्किल परेशानी? चलिए कल सवाल कराता हूँ, उसमें मैं किलो और आवर्स और ये सब भी ले आऊंगा। चल ठीक है।